हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की क्लास आपकी पॉलिटी की थर्ड क्लास है। सीटेट सेकंड पेपर में अगर आप लोगों का सब्जेक्ट एसएसटी है तो मैंने आपको बताया था हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, आज हम एनसीईआरटी पॉलिटी का कक्षा 6 का चैप्टर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है 6, 7, 8 तीनों की। जिसने ना देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। हिस्ट्री की क्लास देखिए आपकी 10 बजे रोज़ होती है। हिस्ट्री भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। चैप्टर 3 है देखिए आपका, सरकार क्या है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सरकार होता क्या है, क्या क्या कार्य होते हैं सरकार के, सभी चीज़ें इसमें आप पढ़ेंगे। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने सभी को हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही में मैं आपको यहाँ पर ये भी बताते चलूँगी कि कौन कौन सा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कटिंग दी हुई हैं, जैसे सरकार के कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। तो जहाँ पर देखिए बाढ़ आ जाती है तो आप लोग सुनते होंगे कि सरकार ने उनके लिए राहत सामग्री दी। साथ ही में प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। जब बहुत ज़्यादा प्याज की दरों में उछाल आता है या किसी चीज़, प्याज, टमाटर, लहसुन, तो सरकार उसके दाम तय करता है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, ये भी देखिए सरकार नियुक्त करता है। कोयला और बिजली विभाग के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। तो देखिए जब सूखा पड़ जाता है तब भी उनको कुछ मुआवजा दिया जाता है, जिनके खेतों में सूखा पड़ता है, जिस जगह पर पड़ता है, तो तब भी कुछ उनको राशि दी जाती है सरकार की ओर से। तो ये सभी देखिए सरकार के कुछ कार्य थे। स्टार्ट करेंगे यहाँ से हम। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं कार्य करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें, स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। तो देखिए प्रत्येक देश का ये होता है, ऐसे बहुत से निर्णय होते हैं जिसके लिए सरकार की ज़रूरत पड़ती है। जैसे देखिए सड़कें, स्कूल, कई सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। जब बहुत ज़्यादा चीज़ें कोई महंगी हो जाती हैं तो उसका भी दाम सरकार तय करती है। दाम को कैसे घटाया जाए, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, ये सभी सरकार के देखिए कार्य होते हैं। सरकार ही इस पर निर्णय लेता है। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण भी कार्य जैसे डाक एवं रेल सेवाएँ चलाना करती है। तो विभिन्न देखिए डाक सेवाएँ हो गई, रेल सेवाएँ, सरकार द्वारा ही इनके कार्य किए जाते हैं। साथ ही में देखिए सरकार के सामाजिक कार्य भी होते हैं, जैसे गरीबों की मदद करना। विभिन्न देखिए योजनाएं चलाती जा रही हैं, जैसे इस टाइम पे देखिए गरीबों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। काफ़ी समय से, जब से कोरोना आया, फिर से इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। ये भी देखिए सरकार द्वारा चलाया जाता है। ये एक सामाजिक कार्य है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। तो ये भी देखिए सरकार के ही काम हैं कि जो हमारे देश से अगल बगल लगे हुए देश हैं वो हमारे देश में कब्जा ना कर लें, तो इसकी सुरक्षा करना भी सरकार का ही काम है। देखिए सरकार ये सब करती नहीं है, बल्कि वो ऐसे निर्णय करती है, ऐसे लोगों को चुनती है जिससे वो काम हो सके। तथा दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, युद्ध उद्ध ना हो, शांतिपूर्ण का माहौल हो, ये भी सरकार का ही काम है। उसकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी कहीं प्राकृतिक विपदा जैसे सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, तो कितनी ज़्यादा हानि हो जाती है वहाँ पर, तो वहाँ पर सरकार ही उनकी सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। तो देखिए न्यायालय भी जो होता है ये भी सरकार का ही अंग है। कोई भी विवाद हुआ, कुछ भी हुआ, तो लोग न्यायालय ही जाते हैं। शायद आपको ये जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे संसाधन के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है। तो देखिए यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो उनके काम के लिए कुछ व्यवस्था की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि ऐसे अगर बिना कोई व्यवस्था के, बिना कोई पूर्व
नियम के वो लोग काम करेंगे तो उससे देखिए काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था फैलने लगेगी। इसीलिए जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे वहाँ पर कोई किसी न किसी व्यवस्था की ज़रूरत होगी ताकि आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। साथ ही में कुछ नियम भी देखिए वहाँ पर बनाए जाएंगे ताकि लोग जो आपस में काम कर रहे हों उनमें दिक्कतें ना पैदा हों। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए बताया भी गया है कि संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा के लिए ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। अब देखिए देश के जो अगल बगल वाले देश होते हैं, बहुत से ऐसे देश होते हैं जो हमारे देश को हड़पना चाहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत है कि ताकि लोग सुरक्षित महसूस करें। ऐसा ना फ़ील हो कि हमारे देश में कोई भी कभी भी कब्ज़ा कर सकता है। लोगों के लिए सरकार देखिए कई तरह से काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। तो नियम भी देखिए सरकार बनाती है, साथ ही में निर्णय लेती है। क्या निर्णय लेना है ये सरकार का काम है और जो वहाँ पर लोग होंगे उन पर वो लागू भी करती है कि आपको ये नियम और निर्णय मानना है। आगे देखेंगे कुछ यहाँ पर देखिए उदाहरण हैं जो सरकार के अंग हैं। जैसे देखिए सर्वोच्च न्यायालय सरकार का अंग है, भारतीय पेट्रोलियम जो है वो भी सरकार का अंग है और भारतीय रेल सेवा जो है वो भी सरकार का अंग है। इंपॉर्टेंट है, देखिए याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है देखिए सरकार के स्तर। अब देखिए स्तर भी इसके कई होते हैं। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार के ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। तो देखिए अभी ऊपर आपने देखा ही कि सरकार कितनी सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होती है, कितने सारे काम करती है। तो अब इसमें सोचना ये है कि सरकार अकेले तो ये सारा कुछ कर नहीं लेती होगी, वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब जो पूरे राज्य का ध्यान रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकारें पूरे राज्य में काम करती हैं। तो देखिए स्तर यहाँ पर आपको बताए गए। एक तो आपका हो गया स्थानीय स्तर, राज्य के स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर। तो स्थानीय स्तर जैसे हमारे आसपास का हमारा गांव हो गया, शहर हो गया, मोहल्ला हो गया, स्थानीय के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हमारे गाँव, शहर, मोहल्ले में जो राज्य चलता है वो स्थानीय के अंतर आ गया। और राज्य स्तर की बात करें तो पूरे राज्य में जो राज्य सरकार पूरे राज्य में राज करती है तो वो देखिए होता है राज्य स्तर पर। साथ ही अब बात करेंगे हम राष्ट्रीय स्तर की। तो राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। जैसे देखिए भारत देश की बात कर लें, भारत देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार बदलते रहे हैं, पहले 28 थे, फिर 29 हो गए, फिर से देखिए 28 हो गए। आगे चीज़ें मैं क्लियर करूंगी, तो ये आपको याद रखना है, कन्फ्यूज मत होइएगा कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऐसे ही जो राष्ट्रीय स्तर की सरकार होती है, देखिए पूरे भारत देश की जो सरकार है वो हो जाएगी राष्ट्रीय स्तर की, और अलग अलग राज्यों की जो हो जाएगी वो राज्य स्तर की हो जाएगी। अलग अलग गांव, शहर, मोहल्ले की हो जाएगी वो आपकी स्थानीय स्तर की हो जाएगी। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ स्थानीय सरकार के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट कक्षाओं में जब पहुँचेंगे 7th और 8th की बुक में, तब देखिए यहाँ पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर की सरकारों के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। अब आप लोग कहेंगे कि अभी तो आपने 28 राज्य बताएं, फिर 29वां राज्य कैसे बना। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है इसी से संबंधित है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया, जम्मू और कश्मीर। तो देखिए 31 अक्टूबर 2019, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मतलब 2019 की ही ये बात है कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, पूरा एक राज्य था, लेकिन अब ये जम्मू और कश्मीर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया है, जिसके कारण राज्य यहाँ पर देखिए 29 से आपके 28 ही बचे। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश आपके 8 हो गए हैं, पहले ये 7 थे। तो देखिए याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके। और ये भी याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में कब बना है, तो 31 अक्टूबर 2019 को। साथ ही में तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में हुआ था। नेक्स्ट है देखिए सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। तो अब देखिए सरकार अकेली इतने सारे काम उसके अकेले तो कर नहीं पाएगी, तो देखिए इसके लिए वो करती क्या है, कानून बनाती है, विभिन्न कानून बनाती है और उसको
लोगों को मानना पड़ता है। यही देखिए एक तरीका है जिसके द्वारा सरकार अपने सारे काम करती है, कानून बनाती है और लोगों को उसको मानना पड़ता ही है। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। तो देखिए सरकार का ही कानून है, काम ये सरकार का ही है, लेकिन देखिए एक कानून बना है जिसे सबको मानना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे कानून होते हैं सरकार के, जैसे आपका ट्रैफिक रूल्स हो गया, साथ ही में गाड़ी चलाते समय हेलमेट भी लगाना होता है। गाड़ी चलाने की बात ही नहीं, और भी बहुत सारे कानून सरकार के होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे कुछ भी कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकती हैं और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। तो देखिए सरकार तो कार्रवाई करती ही है, लेकिन साथ ही में देखिए हमारे भारत देश में सभी को समान माना गया है। धर्मनिरपेक्ष है हमारा भारत देश, मतलब किसी भी धर्म को ऐसा नहीं है कि किसी धर्म के कारण किसी व्यक्ति को कोई नौकरी ना दी जाए या किसी क्षेत्र में उनको पीछे रहने दिया जाए। धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी धर्म की कोई मान्यता नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर वही चीज़ कही गई है कि अगर किसी व्यक्ति को भी ऐसा लगे कि धर्म के कारण यहाँ पर मुझे जगह नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, तो वो भी न्यायालय की शरण ले सकता है, न्यायालय में जा सकता है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की वहाँ पर ज़रूरत है। नेक्स्ट देखिए सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग एक ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। तो देखिए हमारा भारत जो देश है लोकतांत्रिक देश है, साथ ही में राजतंत्र भी एक होता है। तो अभी लोकतंत्र आप समझ लीजिए, आगे राजतंत्र भी मैं आपको बताऊंगी। लोकतंत्र का मतलब ये हुआ कि लोगों के द्वारा उनका नेता चुना जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नेता चुने जाते हैं लोगों के द्वारा और वही नेता फिर मिलकर एक सरकार का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ बताई गई है कि लोग अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। वोट देने का अधिकार है हमारे भारत देश में सभी को। उसमें देखिए कोई भी धर्म, लिंग, जाति का कोई मनाही नहीं है, सभी लोग वोट दे सकते हैं। और वोट देकर जब वे लोग नेता चुनते हैं फिर वही नेता लोग मिलकर एक सरकार को चुनते हैं। तो तांत्रिक सरकार में होता क्या है कि अपने निर्णयों में उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और साथ ही में सफाई देनी होती है। एक दूसरे तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्री सरकार कहते हैं। अब लोकतंत्री आप समझ गए होंगे, इसमें लोगों का तंत्र ही होता है, मतलब जनता का शासन होता है, जनता द्वारा ही चुना जाता है उनका नेता। साथ ही में राजतंत्र की बात करें तो देखिए एक दूसरी तरह की सरकार राजतंत्री होती है। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। तो देखिए लोकतंत्र में लोगों का शासन हो गया और राजतंत्र में क्या होता है कि या तो एक राजा होगा या रानी होगा, मतलब एक व्यक्ति का ही उसमें पूरा शासन होता है। उसके साथ देखिए कुछ और सलाहकार भी छोटे मोटे होते हैं, छोटा सा समूह होता है और उसी समूह से वो चर्चा करके निर्णय लेता है। तो उसमें सारा जो कार्य होता है राजा या रानी का होता है, लेकिन लोकतंत्र में लोगों का होता है, लोगों का तंत्र मतलब लोगों का शासन। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती। लोकतंत्र में मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था कि जो भी कार्य किए जाते हैं उसका आधार बताना पड़ता है, साथ ही में सफाई देनी पड़ती है अगर कुछ उन्होंने गलत किया उनसे पूछा जाए। लेकिन राजतंत्र में ऐसा कुछ नहीं होता, जो भी राजा या रानी का निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है। अब देखिए लोकतांत्रिक सरकार को अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। तो जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया, लोकतंत्र लोगों का शासन, लोक का तंत्र मतलब लोगों का शासन। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं।
प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात करें तो देखिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो देखिए, याद रखिएगा, प्रतिनिधि लोकतंत्र में होता क्या है कि लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया होती है। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को अब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती, जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे दे। तो देखिए, यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और वही प्रतिनिधि सरकार को चुनते हैं। वयस्क नागरिकों की देखिए बात की गई है, तो भारत में सभी वयस्क नागरिक को किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग का हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि ये अधिकार पहले से ही नहीं मिला, इसके लिए भी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। पहले केवल जो अमीर लोग होते थे, बड़ी जाति के लोग होते थे, उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। महिलाओं को, नीची जाति के लोगों को, गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसके लिए भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। आगे ये भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति थी। तो देखिए, जो अमीर थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्हीं पुरुषों को केवल वोट देने दिया जाता था पहले के समय में। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। तो देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा कि ये जो सभी व्यक्तियों को वोट देने का अब ये नियम चला है, ये पहले से ही नहीं था। पहले देखिए, इसके लिए भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। पहले केवल जो पुरुष पढ़े लिखे होते थे और जिसके पास अपनी संपत्ति होती थी, वही लोग वोट दे सकते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। तो देखिए, सभी लोगों ने इसकी मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सयान नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये देखिए, गांधी जी ने अपने विचार लिखा था, किसमें लिखा था? यंग इंडिया पत्रिका में 1931 में। गांधी जी ने भी विरोध किया था इसका। साथ ही में देखिए, वोट्स फॉर वुमेन, ये देखिए वुमेन के लिए है कि औरतों के भी वोट देने दिया जाए। इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक दो ठो। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदार के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। संघर्ष के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। तो देखिए, सफ्रेज मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि वोट देने का अधिकार। तो देखिए, यहाँ पर हुआ क्या था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो सारे जो पुरुष थे वो लड़ाई में लगे हुए थे। तो जो पुरुषों का कुछ काम था उसके लिए महिलाओं को बुलाया गया और महिलाओं ने बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पर कार्य किया। महिलाओं के कार्यों को देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महिलाएं भी इतना अच्छी तरह से कार्य कर सकती हैं। उन्होंने जो महिलाओं के बारे में गलत रूढ़िबद्ध धारणा बना रखी थी कि नहीं, महिलाएं तो कुछ नहीं कर सकती, वो देखिए यहाँ पर गलत साबित हुई। इस तरह देखिए, महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। तो जो आंदोलन कर रही थी लेडीज़, उन्होंने मांग की वोट देने की, जिससे उनकी आवाज़ सुनी जाए। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर भी बैठी। तो देखिए, कितनी मेहनत की उन्होंने कि उन्हें भी वोट देने का अधिकार मिले। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों की बात की जाए तो उनको तो देखिए यह अधिकार कुछ सालों बाद, मतलब 1928 में, 8 सालों बाद 1928 में मिला, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।
यहाँ से देखिए चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखिए याद रखिएगा कि महिला मताधिकार आंदोलन जो हुआ था इसे सफ़्रेज मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इसका नाम वोट देने का अधिकार है। साथ ही में और भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं कि महिलाओं को पहले से वोट देने का अधिकार नहीं था, इनको बाद में वोट देने का अधिकार मिला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपके आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।